नमस्कार। वीकली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं BL मीना। आइए सबसे पहले पिछले सप्ताह की खास खबरों पर डालते हैं नज़र। पिछले सप्ताह की खास खबरों में वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो पूरे विश्व ने प्रत्येक व्यक्ति को हिलाकर रख दिया और बड़ी उम्मीद के साथ वैक्सीन आ चुकी है। दूसरी खबर बर्ड फ्लू जो पूरी भारत की जनता को चिंता में डुबो चुकी है। विस्तार से चर्चा करेंगे कोरोना वैक्सीन पर, लेकिन एक बार कुछ विषयों पर बात करते हैं। हमने भूकंप, सुनामी, तूफान, आंधी, महामारी, अकाल, बहुत सारी घटनाओं से मानव को पीड़ित होते देखा है। लेकिन ये सभी घटनाएं क्षेत्र विशेष में घटती है। पूरे विश्व को पहली बार सभी महाद्वीपों को, महासागरों में रहने वाले छोटे छोटे द्वीप के निवासियों को पहली बार एक साथ एक तकलीफ से एक ही समय में दुखी होते हुए देखा है। पूरा विश्व ठहर गया, हवाई अड्डे बंद हो गए, रेल यातायात बंद हो गया, स्कूल बंद हो गई। पूरे विश्व का प्रत्येक मानव अपने घर के भीतर कैद हो गया। वाह, क्या लॉकडाउन था! लॉकडाउन के समय एक और चिंता सामने आई कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये चिंता विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को सताने लगी। लेकिन टैगोर के, पतंजलि के इस महान देश ने वो कर दिखाया जो आज विश्व के बड़े बड़े देश हमारे भारत की तरफ देख रहे हैं। और वैक्सीन आ चुकी है, टीकाकरण शुरू होने वाला है, हो चुका भी है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम वैक्सीन क्या है, कितने प्रकार की है, किस प्रकार के इस पर सवाल बन सकते हैं, कैसे लगेगी, किन किन कंपनियों के द्वारा बनाई गई है, किस तरीके से किस किस चरण में सबसे पहले किन को लगेगी, बाद में किन को लगेगी, कितने लोगों को लगेगी। हाँ, शुरुआत हो चुकी है 16 जनवरी 2021 से। आज भारत देश त्योहार के रूप में मना रहा है, खुशियां मना रहा है और पूरा विश्व भारत से बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। तो चलते हैं कोविशील्ड की तरफ, कोवैक्सीन की तरफ। आइए और आज एक एक टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। एक साल पहले अचानक इस महामारी ने हम सबको घेर लिया था। शुरुआत चीन से हुई थी और इस महामारी ने, इस वायरस ने आज लगभग 20 लाख लोगों को समाप्त कर लिया है, जिसमें गरीब और अमीर, साधन संपन्न सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी बीमारियों में गरीब ही मारा जाता है। ये पहली बार देखा गया है कि इसमें
अमीरों पर भी आक्रमण हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, लगभग 20 लाख लोग अभी तक मारे जा चुके हैं और हमारे भारत देश में लगभग 1,52,000 लोग और राजस्थान में लगभग 3,000 के आसपास बहुत सारे और भी लोग सताए जा चुके हैं। इस तरह की बीमारी पहले भी बहुत बार आई हुई थी, बड़ी बड़ी बीमारियां आई थी, उनका इलाज नहीं था पहले, लेकिन उनके टीके जरूर ढूंढे गए थे। तो सबसे पहले कोरोना वैक्सीन पर चर्चा करते हैं। देखिए, कोरोना वैक्सीन में हमें आज क्या देखना है, क्या पढ़ना है इस वीडियो के माध्यम से आपको। भारत के लिए भारत में आपातकालीन इस्तेमाल हेतु कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो चुकी है। आपातकालीन। नंबर 1, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना द्वारा, ध्यान रहे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पूना द्वारा कोविशील्ड। नंबर 2, भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा कोवैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा कोविशील्ड, भारत बायोटेक हैदराबाद द्वारा कोवैक्सीन आ चुकी है, जिनका उपयोग 16 जनवरी शनिवार से शुरू हो चुका है। टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है, अर्थात भारत ने और भारत के प्रत्येक नागरिक के साथ विश्व के बहुत सारे देशों ने आज सुख और शांति एवं चैन का एहसास किया है। तो अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे और चर्चा में क्या रहेगा, चर्चा में रहेगा एक एक को हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? हमारी एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से, ISRS परीक्षा की दृष्टि से। तो माय डियर फ्रेंड, पहला सवाल है और हमारा पहला सवाल है, क्या है कोविशील्ड? क्या है कोविशील्ड? अब मित्रों, ये जो सवाल निकल के आया है, हो सकता है RS प्री में भी सवाल आ जाए और हो सकता है RS मेंस में 15 और 50 शब्दों का सवाल आ सकता है। तो देखिए, हमारे विषय विशेषज्ञों ने शब्दों का चयन ऐसे किया है जैसे आपको RS मेंस एग्जाम में इन्हीं शब्दों का चयन करके और बहुत अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो देखते हैं क्या है कोविशील्ड। यह वैक्सीन ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका, याद रखें एस्ट्राजेनेका, व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनी है। यह वैक्सीन, कौन सी वैक्सीन? कोविशील्ड, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से बनी है। इसकी खास बात यह है कि इसे 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर आधारित चिंपांजी एडिनोवायरस के सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। वापस, खास बात क्या है इसकी? 50 साल पुराने प्लेटफॉर्म पर आधारित चिंपांजी एडिनोवायरस के सिद्धांत को ध्यान में रखकर तैयार की है। ये आपके सामने है चिंपांजी, और इसे गरीबों की दवाई या गरीबों की वैक्सीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसका रखरखाव है बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे न्यूनतम रखरखाव और खर्चे पर रख लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं भारत में इसका ट्रायल व निर्माण शुरू करने का अधिकार
किसे मिला है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात। भारत में इस वैक्सीन का ट्रायल व निर्माण शुरू करने का अधिकार, प्रिय विद्यार्थियों, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे को प्राप्त हुआ है। भारत में इसका निर्माण और ट्रायल करने का अधिकार SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे को प्राप्त हुआ है, जिसने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण उभरता हुआ सवाल है। भारत की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सवाल निश्चित रूप से आ सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि कोविशील्ड को भारत सरकार $3 तक कहीं से भी खरीद सकती है। यह टीका एक सामान्य कोल्ड वायरस या एडेनो वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित है, जो चिंपांजी में पाया जाता है। इसमें प्रोटीशियंस की आनुवांशिक सामग्री होती है, जो इसे मानव कोशिका के साथ बांधने में मदद करती है। ये सवाल लगभग आपका 50 शब्दों में और 15 शब्दों में आपको तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान आकर्षित करेंगे आप SII पर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कंपटीशन का अभी जाना पहचाना महत्वपूर्ण सवाल है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आ सकता है। तो देखिए क्या है SII। यह एक भारतीय निजी संस्थान है जो टीके सहित प्रतिरक्षात्मक दवाओं का निर्माण करती है। इसकी स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला, किसके स्थापना? SII की स्थापना 1966 में साइरस पूनावाला द्वारा की गई है। यह कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1.5 अरब वैक्सीन का उत्पादन करती है। क्या SII? आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इसके द्वारा विकसित उत्पादों में टीबी के लिए तपेदक टीका बहुत प्रसिद्ध रहा था। पहले हमने पढ़ा था टीबी के लिए क्या? तपेदक टीका। किसने? SII। अब ये कंपटीशन का सवाल कैसे बनता है? भारत में टीबी के लिए लगने वाला टीका तपेदक का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था या किया जाता है? ध्यान रहे, टीबी के अलावा तपेदक टीका BCG जो प्रसिद्ध हुआ था, पोलियोमाइलाइसिस के लिए पोलियोवैक टीका, और बाल्यावस्था टीकाकरण अनुसूची के अन्य टीके जैसे डिप्थीरिया व टिटनेस टीका, रोटासिल टीका आदि। ये बहुत अच्छे सवाल आपके सामने कंपटीशन में आ रहे हैं। कौन सा टीका किस कंपनी के द्वारा, कौन सा टीका किस कंपनी के द्वारा निर्मित किया जाता है, भारत सरकार उसे बनाने की अनुमति देती है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र पूना में है। वर्तमान में इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO आदर पूनावाला, संस्थापक जो इनके थे साइरस पूनावाला के पुत्र हैं। तो इस प्रकार से हमने एक कंपनी को बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लिया है। कौन सी कंपनी है? SII। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो पहला सवाल कौन सा था? कोविशील्ड का। और इस समय संपूर्ण भारत में कोविशील्ड के अलावा दूसरा नाम जो जन जन के मुंह पर है वो है कोवैक्सीन। तो
कोवैक्सीन, जिस तरह से हमने कोविशील्ड को जाना है उसी तरह से अब हम कोवैक्सीन को जानना चाहते हैं। तो देखते हैं मित्रों, क्या है कोवैक्सीन, क्या है कोवैक्सीन। कोविशील्ड को ध्यान में रखा, पूना द्वारा, कंपनी SII द्वारा। अब देखते हैं कोवैक्सीन का निर्माण कहाँ हुआ है, इसकी क्या विशेषता है, ये क्या क्या टीके का निर्माण करती है। ओके, यह कोविड-19 बीमारी के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षा प्रतिरक्षी निर्माण हेतु भारत में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, ये फुल फॉर्म इनकी परीक्षा में पूछी जाती है, RS प्री एग्जाम में, RS मेंस एग्जाम में और बहुत सारी परीक्षाओं में। यह कोविड-19 बीमारी के खिलाफ शरीर में प्रतिरक्षी निर्माण हेतु भारत में भारतीय कंपनी भारत बायोटेक द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, दिल्ली व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पुणे के साथ सहयोग करके बनाया गया टीका है। कौन सा? कोवैक्सीन। बहुत ही शानदार मेहनत के साथ, अनुभवी विषय विशेषज्ञों के साथ इन शब्दों का चयन किया गया है। कभी कभार RS में कुछ नहीं लिखा होता है, केवल आपको यही मिलेगा कोवैक्सीन लिखा हुआ, जिसका आपको ये 25-30 शब्दों में वर्णन करना होता है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, कोवैक्सीन को और जानेंगे विस्तार से, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमारे पास में है, इसकी कार्यशैली क्या है। यह वैक्सीन एक मृत निष्क्रिय वायरस का उपयोग कर बनाई गई है, जो संक्रमण का कारण नहीं बनेगा, लेकिन जब यह टीका शरीर में जाएगा तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं इस बाहरी प्रतिजीवी को पहचान जाएगी और यह क्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कोरोना वायरस के खिलाफ बढ़ावा देगी। किसकी कार्यशैली? कोवैक्सीन। यह वैक्सीन एक मृत निष्क्रिय वायरस का उपयोग कर बनाई गई है, जो संक्रमण का कारण नहीं बनेगा, लेकिन जब यह टीका शरीर में जाएगा तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं इस बाहरी प्रतिजीवी को पहचान जाएगी और यह क्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कोरोना वायरस के खिलाफ बढ़ावा देगी। इस समय भारत के बाजार में अभी इसकी कीमत 295 रुपये प्रति डोज है और समय के साथ, सरकारी नियमों के साथ, कंपनी के नियमों के साथ इसकी कीमत में बदलाव हो सकता है। आगे देखते हैं भारत बायोटेक क्या है। भारत बायोटेक क्या है? तो प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरह से हमने SII को समझा था उसी तरह से अब हम समझते हैं एक दूसरी कंपनी भारत बायोटेक। भारत बायोटेक देखिए हैदराबाद में है। यह एक भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में। सबसे वजनदार शब्द है भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके संस्थापक कृष्ण एलाजी हैं, जिन्होंने इसे 1966 में स्थापित किया था। दोनों साथ साथ में हुई थी। इस कंपनी ने रोटावैक टीका, याद करेंगे, भारत बायोटेक कंपनी ने क्या किया? रोटावैक टीका, रोटा वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन के साथ कई दूसरी अन्य बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां जो समय समय पर प्रकृति ने दी थी, जैसे चिकनगुनिया, बहुत बड़ी बीमारी, जीका आदि वायरल बीमारियों के टीकों का निर्माण किया है। वापस भारत बायोटेक क्या है? जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है।
लिमिटेड कंपनी है, स्थापना 1966 में हुई है। रोटावैक टीका, चिकनगुनिया का टीका, जीका टीका, अन्य बहुत सारी बीमारियां, असाध्य बीमारियों के भी टीके इस कंपनी के द्वारा निर्मित किए गए हैं। अब हमें देखना है ICMR क्या है। अगला सवाल हमारा आता है प्रिय विद्यार्थियों, ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च क्या है? इसके कार्य देखेंगे। सबसे पहले यह भारत में जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है। कार्य, यह भारत की जैव चिकित्सा अनुसंधान हेतु निर्माण, समन्वय और प्रोत्साहन के लिए शीर्ष संस्था है, जो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस परिषद के शास्त्रीय निकाय के अध्यक्ष होते हैं और इस परिषद के वर्तमान सचिव सेक्रेटरी जो हैं वो बलराम भगत है। अब ये पर्सनालिटी का सवाल बन सकता है कि यदि परीक्षाएं इन दिनों में होती है या नज़दीक समय में होती है, मेंस में पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के जो सवाल आते हैं केवल वहां लिखा आ सकता है बलराम भार्गव। अब हमें 2 नंबर में से 2 अंक में से 2 अंक लाने हैं। इसके लिए मित्रों हमें लिखने की लेखन शैली जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तैयार करनी होती है। बलराम भार्गव। अब ये व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तित्व के ऊपर। तो इस प्रकार जब देखते हैं ICMR क्या है, इसका मैंने आपको पूरा वर्णन बताया। दिल्ली में इसका मुख्यालय है, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आती है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री इसके शास्त्रीय निकाय के अध्यक्ष होते हैं और इसके सेक्रेटरी जो अब हैं ये बदलते रहते हैं। मंत्री भी समय के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन हमें दोनों को ध्यान में रखता है मंत्री इस समय कौन है और वर्तमान सेक्रेटरी इस समय कौन है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। प्रिय विद्यार्थियों, अब हमें इसका कुछ इतिहास जानना होता है। भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के विशेष उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1911 में, जिस समय ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजी राज चल रहा था, उस समय इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन IRFA, कितने सवाल निकलते जा रहे हैं, नए नए सवाल आपके सामने आ रहे हैं। देखिए 1911 में जब भारत में ब्रिटिश शासन था, उस समय क्या करना था, क्या उद्देश्य था? भारत में आयुर्विज्ञान अनुसंधान को वित्तीय सहायता प्रदान करने और समन्वय स्थापित करने के विशेष उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1911 में इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। मित्रों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसके संगठन, इसकी गतिविधियों में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। 1949 में इसके कार्यों में काफी विस्तार के साथ इसका नाम भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR कर दिया गया था। ये सिविल सर्विस के लिए, IAS के लिए भी और RS के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, किस तरह से एक एक पॉइंट आपके सामने आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है NIV। NIV को भी अपन जान लेते हैं मित्रों। NIV क्या है? NIV क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे स्थित एक भारतीय विषाणु विज्ञान अनुसंधान संस्थान है।
इसके साथ ही ये भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की अनुवाद के विज्ञान की कोशिकाओं का हिस्सा भी है, अर्थात यह ICMR द्वारा जैव चिकित्सीय क्षेत्र में कार्यरत इंस्टीट्यूट में से एक है। वेरी गुड। इससे पहले वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था और रॉकफेलर, ध्यान रहे, और रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से पुणे में 1952 में अस्तित्व में लाया गया। तो देखिए, इस समय हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब चर्चा होगी तो किसकी चर्चा होगी? रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है। इससे पहले वायरस रिसर्च सेंटर के रूप में जाना जाता था और रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से पुणे में 1952 में अस्तित्व में लाया गया। ये बहुत अच्छे सवाल निकलते हैं SSC और बहुत सारी सवालों के ऑब्जेक्टिव सवालों में, करंट में ये सवाल आते हैं। इसे दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने H5, इस समय देखिए H5 संदर्भ प्रयोगशाला के रूप में नामित किया गया, अर्थात यह WHO को लैब सहायता मुहैया कराता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शानदार टॉपिक। आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला वर्णन किस तरह से है, और ये देखिए, ये आ गया है रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है। रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है? आज हर पेज में हर 4 लाइन के बाद एक एक सवाल आपके सामने बहुत ही शानदार निकल के आ रहे हैं। तो देखिए, रॉकफेलर फाउंडेशन क्या है? यह न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित एक निजी फाउंडेशन है जिसे 14 मई 1913 रॉकफेलर परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। यह अक्षय निधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात दान देने के उद्देश्य से यह कार्य करता है। इसके वर्तमान अध्यक्ष भारतीय गुजराती मूल के श्री राजीव सहाय, जिन्हें राज सहाय के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है अमेरिका में। तो राजीव सहाय क्या है? यह एक पूर्व अमेरिकी सरकारी अधिकारी, चिकित्सक और स्वास्थ्य अर्थशास्त्री है, जिन्होंने 2010 से 2015 तक यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर नेशनल डेवलपमेंट USAID के 16वें प्रशासक के रूप में कार्य किया था। देखिए, ये भी पर्सनालिटी का सवाल बन सकता है। RS मेंस में कम से कम 2 या 3 सवाल पर्सनालिटी के आते हैं। अब हमें हजारों पर्सनालिटियों को ध्यान में रखना होता है, कम से कम 1 साल 1.5 साल की। तो आप चलते रहिए और जो प्रसिद्ध हैं, जिनके सवाल बन सकते हैं, उनके आपको नोट्स बनाकर आगे बढ़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों उस पॉइंट पर जिसकी हमें जानकारी नहीं है। तो वो जानकारी है क्या? कौन देता है भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों को अनुमति? किसके नियंत्रण में है? भारत सरकार का वो कौन सा महकमा है, कौन सा मंत्रालय है जो कंपनियों को, क्योंकि कंपनियां तो प्राइवेट है, फाउंडेशन है, उनको अनुमति सरकार से लेनी होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आगे आ रहा है। तो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों, कौन देता है भारत में टीकों को अनुमति? एकदम देखिए, आपका ये जो टॉपिक है बिल्कुल सिस्टमेटिक एक तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, सवाल निकलते जा रहे हैं। तो अब हमें ध्यान देना है CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है केवल और केवल परीक्षाओं में। CDSCO बस। अब हमें इसे या तो 15 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए, पॉइंट क्या आ रहा है, क्या सीखने को हमको मिल रहा है,
कि तमाम बीमारियां जो आए दिनों में समय समय पर होती रहती है, बहुत सारी बीमारियां असाध्य है, बहुत सारी बीमारियों के टीके नहीं मिलते हैं। लेकिन कुछ कंपनियां जो अच्छी कंपनियां कहलाती है विश्व में, वो इन असाध्य बीमारियों का टीका बनाती है, रिसर्च करती है, अनुसंधान करती है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है। वो भी भारत सरकार के मंत्रालयों के अधीन नियम और रूल्स में रहकर काम करती है। तो देखिए पॉइंट क्या निकल के आया, कौन देता है भारत में टीकों को अनुमति। तो माय डियर फ्रेंड, कौन देता है? CDSCO, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत केंद्र सरकार को सौंपे गए कार्यों के निर्वहन के लिए केंद्रीय औषधि प्राधिकरण है। इसका प्रमुख कार्य दवाओं को मंजूरी, नैदानिक परीक्षण के रूप में कुछ लाइसेंसों की स्वीकृति देना होता है। प्राइवेट कंपनियां बिल्कुल सरकार के नियंत्रण में रह करके बहुत सारे टीकों का जो निर्माण करती है और जनता के हित में कार्य करती है, लेकिन इनका नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। तो सरकार का कौन सा विभाग? CDSCO, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? क्या करता है ये कार्य? प्रमुख कार्य दवाओं को मंजूरी एवं परीक्षण के रूप में लाइसेंस की स्वीकृति देता है। CDSCO का हेड ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, DCGI। ध्यान दें, इस पर भी सवाल आ सकता है। DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, क्या करता है? हेड है किसका? CDSCO का, जो प्रमुखतः भारत में रक्त और रक्त उत्पादों, IV तरल पदार्थ, टीके और सीरा जैसी दवाओं को निर्दिष्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार होता है। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट, बहुत जिम्मेदारी का कार्य है। किसी भी प्रकार की लापरवाही बहुत सारी जान ले सकती है, लेकिन इस तरह की कोई भी लापरवाही नहीं की जाती है सरकार के इन श्रेष्ठ विभाग और अधिकारियों के द्वारा। तो देखिए दो चीज आपके सामने निकल के आ रही है। एक क्या है? CDSCO, दूसरा क्या है? DCGI। दोनों को ध्यान में रख करके और आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब हमें समय समय पर जो हमारे अधिकारी हैं, मंत्रालय हैं, विभाग हैं, तो इस समय हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? DCGI। यह एक नियामक संस्था है, अर्थात यह एक सरकारी प्राधिकरण है। मंत्रालय अधिकारिता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ कार्य करती है। इसका वार्षिक बजट बहुत ज्यादा अच्छा होता है। लगभग आप ये मान के चलिए 258 मिलियन $US इसका बजट होता है। और अब पर्सनैलिटी का वही सवाल कि DCGI का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है, कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी है। अब हम इसको जब देखते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान में DCGI VG सोमानी, वेणुगोपाल सोमानी, जो 2019 से कार्य कर रहे हैं और इस विभाग के द्वारा कोविशील्ड, कोवैक्सीन को, ध्यान रखें, किसके द्वारा? DCGI के हेड कौन है? VG सोमानी। क्या किया है इन्होंने? कोविशील्ड व कोवैक्सीन को लाइसेंस भारत की सरकारी संस्था CDSCO 3 जनवरी से दे चुकी है। अर्थात परीक्षण हुआ, अनुसंधान हुआ और सरकार का इस पर ध्यान था। जनता इस समय खुश है, शांति में है, चैन में है, क्योंकि इसका परीक्षण हो चुका है, अच्छी तरह से अनुसंधान हो चुका है और भारत सरकार के इन तमाम अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी के साथ
कोरोना को खत्म करने के लिए ठान ली है। ओके प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब महत्वपूर्ण सवाल जो मेंस एग्जाम के बड़े सवालों की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा है, वो है क्या होता है टीका एवं टीकाकरण। क्या है ये टीकाकरण? वैक्सीन, वैक्सीनेशन एक द्रव्य जो वायरस या बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं के केवल मारे गए या कमजोर रूप से बना होता है तथा बीमारी का कारण नहीं बनता है, बल्कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करता है, टीका कहलाता है। ये आपका 20 शब्दों में 15 शब्दों का सवाल बनता है। टीका क्या है? टीका टीका क्या है? अर्थात हमें उस रोग विशेष के जनक से होने वाले भविष्यी रोग से लड़ने हेतु तैयार करता है। हमारे शरीर में उस रोग विशेष के लिए एंटीबॉडी प्रतिरक्षी निर्माण में सहायक होकर कार्य करता है। अब हम देखते हैं टीकाकरण क्या है। टीका पर चर्चा हुई और अब हम बात करते हैं टीकाकरण क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, टीके के प्रशासन को टीकाकरण कहा जाता है। एकदम शानदार परिभाषा। यह लोगों को हानिकारक बीमारियों से बचाने का सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। इससे पहले कि वे उनके संपर्क में आए, यह विशिष्ट संक्रमणों के प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। ये आपका 50 शब्दों का शानदार सवाल आपके सामने। उत्तर जवाब क्या है टीकाकरण? कोई भी टीका जब विकसित होता है, क्या काम करता है हमारे शरीर में? हमारी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देता है, हम में इतनी पावर पैदा कर देता है, हमारी क्षमता विकसित कर देता है और हम में भीतर ताकत आ जाती है बाहर की बीमारी से लड़ने की। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों और देखते हैं दुनिया में समय समय पर बहुत सारी बीमारियां आई। पूरे विश्व में, न कि किसी एक देश में, अनेक बीमारियां समय समय पर आती गई। लेकिन विश्व के बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी जो बीमारियां समय समय पर आई, उनके टीका की खोज की और उन टीकाओं के द्वारा बहुत सारी बीमारियों को तो समूल नष्ट कर दिया गया है। तो एक एक करके देखते हैं। प्रसिद्ध सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रेक्स एक टीका था। बीमारी एंथ्रेक्स थी, वायरस एंथेरिस था और लुई पास्चर जो बहुत ही प्रसिद्ध है विश्व में, लुई पास्चर, इन्होंने इसका आविष्कार किया। किसका? कौन से टीका का? एंथ्रेक्स टीका का। ये सवाल तो परीक्षाओं में अनेकों बार आ जाता है। इंपोर्टेंटों को जब हम देखते हैं, देखिए हैजा बहुत प्रसिद्ध है। हैजा क्या है? एक टीका है। रोग भी क्या है? टीका है। वायरस का नाम क्या है? ब्रिब्रियो कोलेरी। अब इनका जो आविष्कार करने वाले डॉक्टर, वैज्ञानिक जिन्होंने अनुसंधान किया, वो है वल्डेमार हाफकिन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध टॉपिक और सवाल है उन परीक्षाओं के लिए जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं से भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं। महत्वपूर्ण को हम देख लेते हैं। देखिए, पोलियो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इनका जो टीकाकरण या उनका आविष्कार हुआ था अल्बर्ट सेबिन के द्वारा। चेचक का टीका ये भी विश्व प्रसिद्ध है, एडवर्ड जोनर। ये बहुत अच्छे सवाल परीक्षाओं में पहले आ चुके हैं। एचपीवी वैक्सीन इयान फ्रेजर के द्वारा। इसे आप अपने रजिस्टर में बहुत अच्छी तरह से तैयार करें, अच्छे नोट्स तैयार करें। और प्रसिद्ध देखिए रेबीज, लुई पास्चर। आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। ये मुख्य कुछ बीमारियां थी और टीका बनाने वाले, अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर। भारत में कैसे सफल होगा कोरोना टीकाकरण, ये आज का मुख्य
महत्वपूर्ण सवाल उभर कर आ रहा है। तो भारत में कैसे होगा कोरोना का टीकाकरण, इसको सुदृढ़ बनाने के लिए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वप्रथम ड्राई रन शुरू कर दिया है। अब देखते हैं माय डियर फ्रेंड, पूरा ध्यान आपका कहां रहेगा? ड्राई रन। हमारा ध्यान है ड्राई रन, एक तरह से युद्ध अभियान, वो अभियान जिसे शुरू किया जा चुका है भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। तो कैसे शुरू किया गया है, आगे बढ़ते हैं। क्या है ड्राई रन? अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सेना के अभ्यास की तरह कोई युद्ध में हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन युद्ध को जीतना भी चाहते हैं। युद्ध हारता भी है, युद्ध जीतता भी है, लेकिन हारना कोई नहीं चाहता। उसी तरह से देखिए, सेना के अभ्यास की तरह ड्राई रन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने सरकार को यह आकलन करने में मदद की है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण के लिए कितने तैयार हैं। क्या हम, कौन, वो मंत्रालय, वो कंपनियां, वो जिम्मेदार अधिकारी टीकाकरण के लिए या टीका कैसा है उसके लिए तैयार हैं? हाँ, यस। सेनापति अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए युद्ध लड़ता है, जिम्मेदार माना जाता है। तो वो जिम्मेदार नागरिकों ने नाम क्या दिया है? ड्राई रन। तैयार हैं कैसे? देखिए, इसने कोरोना वायरस वैक्सीन ड्राइव के लिए निर्धारित तंत्र में किसी भी कमी को भी उजागर किया ताकि हम समय से पहले उन्हें संबोधित कर सकें और वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया के दौरान किसी भी कठिनाई या समस्याओं से बच सकें। अभी तक देश के सभी जिलों में ड्राई रन पूरा हो चुका है। इसमें कोविन ऐप इस्तेमाल करके मॉनिटरिंग का अभ्यास भी सफलतापूर्वक किया जा चुका है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट क्या निकल के आ गए आगे से आगे? क्या है ड्राई रन? सब कुछ एकदम सफलता के साथ में आगे बढ़ रहे हैं मित्रों हम लोग। और अगला हमारा टॉपिक, अगला हमारा सवाल कौन सा बनता है? कोविन ऐप पर। क्या है कोविन ऐप? कोविन ऐप, केंद्र सरकार ने कोविन ऐप, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क नाम का एक डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म पेश किया है। कोविन ऐप, कोविन ऐप, केंद्र सरकार ने कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस वर्क नाम का एक डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म पेश किया है, जो एक खास किस्म का एंड टू एंड सिटीजन केंद्रित टूल है जो भारत के ऐतिहासिक और विशाल वैक्सीनेशन ड्राइव के पीछे तकनीक की रीढ़ होगा। पूरी तरह से ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये अनुभवी और तजुर्बेदार विषय विशेषज्ञों की आप बात को सुन रहे हैं। क्या है कोविन ऐप? एक खास किस्म का एंड टू एंड सिटीजन केंद्रित टूल है जो भारत के ऐतिहासिक और विशाल वैक्सीनेशन ड्राइव के पीछे तकनीकी रीढ़ होगा, जिसे 16 जनवरी शनिवार 2021 भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा लॉन्च कर दिया गया है। आज पूरा भारत का प्रत्येक बच्चा, जन जन जो इंतजार की घड़ी हो रही थी, वो घड़ी आज खत्म हो चुकी है। इस देश में आज दीपावली, होली, रक्षाबंधन, तीज का त्योहार जैसा जश्न है भीतर से, क्योंकि हर व्यक्ति प्रभावित था और आज आशा की किरण दिखाई दे रही है। कोरोना आया, कोरोना आएगा या क्या होगा, लेकिन अब हमारी सरकार ने हमारी सुरक्षा के लिए हमारा रक्षा कवच तैयार कर दिया है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, 16 जनवरी शनिवार 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यह लॉन्च हो चुका है। इस ऐप पर टीका लगवाने वाले व्यक्ति का सारा अपडेट रहेगा। और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, कैसे पहुंचेगी ये वैक्सीन, क्या रहेगा इसके नियम, क्या तरीके होंगे। तो पुणे स्थित SII सीरम इंस्टीट्यूट एवं हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक से एयर ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से कई राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख शहरों तक टीका कुछ मात्रा में पहुंचाया जा चुका है, आ चुका है टीका। वहां से कई राज्य सरकारें अपनी अभी सुविधानुसार अपनी अपनी जनता को बचाने के लिए अपने हेडक्वार्टर्स, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिलों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर चुकी है और कर रही है। जिस तरह से जरूरत और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिए जा रहे हैं कि सबसे पहले कहां पहुंचेगी, किसको लगेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब अगला पॉइंट आता है प्राथमिकता के साथ। पहले प्राथमिकता किसको रहेगी, सबसे पहले किसको लगेगा। इस प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए प्रायोरिटी ग्रुप चयन किया गया है। प्राथमिकता किसे रहेगी प्रिय विद्यार्थियों, इस प्राथमिकता को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, सभी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर, जिसमें सब कुछ आ जाता है, प्रोफेशनल्स व हाई रिस्क डेथ वाले। सभी फ्रंट लाइन हेल्थ केयर, प्रोफेशनल्स व हाई रिस्क डेथ वाले। इसमें सैन्य, पुलिस, होमगार्ड आदि शामिल हैं। इनके अलावा बहुत सारे हेल्थ वर्कर, स्वास्थ्य वर्कर सभी सम्मिलित हैं। एवं इसमें यह भी लागू किया गया है तत्कालीन उपाय, जो इस समय पीड़ित है, जिसे बचाया जा सकता है, वो भी प्राथमिकता की पहली कड़ी में है। नंबर 2, इमरजेंसी सर्विसेज से जुड़े लोगों को भी, जो पूरी तरह इमरजेंसी है, आइसोलेशन में है, जिन्हें बचाया जा सकता है, वो सेकंड नंबर पर है। सरकार का यह निर्णय है। और तीसरा है गंभीर बीमारियों से शिकार लोगों को। सरकार ने जीवन को बचाने के लिए जो निर्णय लिया है कि सबसे पहले किसे लगना चाहिए, इसका एक बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। अर्थात किसी प्रकार की कोई भ्रमित बातें सामने नहीं आए, सावधानी कैसे बरतें, रणनीति बनाई गई है। सबसे पहले किसको लगना चाहिए, इसके बाद किसको लगना चाहिए, उसके बाद किसको लगना चाहिए। अर्थात अब टीका जब बन चुका है तो कोई भी जनहानि कोरोना से नहीं होनी चाहिए। तो देखते हैं क्या लक्ष्य रखा है सरकार ने। माय डियर फ्रेंड्स, जुलाई 2021 तक भारत देश में लगभग 30 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है और ये विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जा रहा है। इसीलिए तो इस देश में गीता का जन्म हुआ था। वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण के बाद यहां वाल्मीकि, चाणक्य, बुद्ध, महावीर का ये देश, जो पूरे देश को उन्होंने अपना संदेश दिया था, चाणक्य की वो नीतियां आज जो विश्व के तमाम विद्यार्थी अपनाते हैं, पढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान माना जा रहा है। ये इस भारत देश की जनता एवं सरकार की बड़ी उपलब्धि है। तो प्रथम चरण में 3 करोड़ लोगों को टीका लगवाया जाएगा, जिसका पूरा खर्चा माय डियर फ्रेंड सरकार के द्वारा ही वहन हो रहा है। किसको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है ये टीका जो लगेगा
उसका तरीका क्या रहेगा, किसी प्रकार की कोई समस्या किसी के सामने नहीं हो, शांति से, अनुशासन से, नियम से हर पीड़ित व्यक्ति को यह टीका लगे और आज आधुनिक इस वैज्ञानिक युग में घर बैठे हर व्यक्ति को पूरी जानकारी मिल जाए। तो देखते हैं अगला जो आपका पॉइंट निकल के आ रहा है प्रिय मित्रों, वो है किसको कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो कोरोना वैक्सीन को लगाने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को, मुझे और आपको कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कहां से होगा ये रजिस्ट्रेशन? घर बैठे रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। कोरोना वैक्सीन को लगाने हेतु सर्वप्रथम स्वयं को कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इसके बाद हमको, पीड़ित को एक डेट मिलेगी जिस पर आपका टीकाकरण होगा और अगले डोज की जानकारी भी मैसेज के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। यह है आज का वैज्ञानिक युग जिसमें घर बैठे आपको तमाम सुविधाएं ऐप के द्वारा मिल रही है। ध्यान रहे, हेल्थ वर्कर्स और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को खुद को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका डेटा बड़े पैमाने पर कोविन ऐप वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीड हो चुका है। वो व्यक्ति हेल्थ वर्कर हैं, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारी हैं, सेना में हैं, कार्यरत हैं, जिन्हें हम कोरोना वॉरियर्स कहते हैं, वो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं इस देश की। उनका बायोडेटा कोविन ऐप में पहले से ही फीड हो चुका है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा है कि किसको कराना होगा रजिस्ट्रेशन, कैसे होगा रजिस्ट्रेशन, ऐप क्या सुविधाएं देगा। घर बैठे आपको तमाम जानकारी के लिए सब कुछ अनुसंधान के सब कुछ मेहनत करके आपके सामने ये टीका आया है, कोविशील्ड कोवैक्सीन। अब देखिए खर्चे की बात और कर लेते हैं अपन लोग। तो खर्चा कैसे होगा? कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि सरकार निःशुल्क टीका उपलब्ध करवाएगी। यही तो भारत देश है, यही तो लोकतंत्र और जनतंत्र की ताकत है, यही तो आपके एक वोट का मूल्य है जो आप सरकार बनाते हो। सरकार खरीद रही है, सरकार पैसा चुका रही है, किसको? कंपनियों को, लेकिन आप तक पहुंचने के लिए बिल्कुल निःशुल्क आपके पास पहुंच रहा है। यही तो आपका सरकारों के प्रति विश्वास होना चाहिए। तो कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश निःशुल्क टीकाकरण का खर्च उठा रहे हैं। अब सीरम इंस्टीट्यूट जो है SII क्या कह रहा है? विश्वास के साथ बात कर रहा है, टीका बिल्कुल विश्वास के साथ लगेगा, आपको लाभ होगा। लेकिन वो कह रहा है खर्चे की बात कि सीरम इंस्टीट्यूट के जो इस समय CEO हैं वो आदर पूनावाला है, और वो कह रहे हैं भारत सरकार के लिए कोविशील्ड वैक्सीन प्रति डोज $3 में मिलेगी, $3 में मिलेगी। और प्रत्येक व्यक्ति को, सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाएगी। अब $6 अर्थात 440 रुपये एक व्यक्ति का खर्चा है। अब यदि बाजार की कीमत देखी जाए तो लगभग 700 और 800 रुपये के बीच में पड़ती है। हाँ, इसमें टैक्स भी है, और ये जो मूल्य है, ये जो कीमत है, ये निश्चित नहीं है। इसमें समय समय पर परिवर्तन होगा और आगे भविष्य में
हो सकता है और भी सस्ती आ जाए। अब देखिए, क्या सभी को टीका लगवाना आवश्यक है? हर व्यक्ति ये सोचता है, क्योंकि आज कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है, लेकिन हमारे गांव में बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे युवा बड़ी चर्चा करते हैं कि कहीं कोरोना है ही नहीं है। इस पर आपको मैं समझा देता हूं, क्या सभी लोगों को वैक्सीन लगवानी है या नहीं। सरकार तो कहती है, समझदार लोग कहते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हाँ, सबको लगवानी चाहिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी लगवाएं, लेकिन समझदारी इस बात की है कि भरोसा करके लगवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये और बीमारियां जो प्रतिदिन आए दिन मौसमों में बदलाव आता है, हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्या सभी को लगवानी होगी वैक्सीन? ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी पर निर्भर करता है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि खुद की सुरक्षा के लिए वैक्सीन की पूरी 2 डोज को लेना तो जरूरी है। इसकी वजह यह है कि इस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से उसके परिवार के सदस्यों को, मित्रों को, साथियों को, दोस्त रिश्तेदारों को, काम करने वालों को एवं सहयोगियों को। तो ध्यान रहे, हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कह रहे हैं कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी प्रकार इस पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। तो सरकार के वो जवाबदेही व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति, जो आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, वो यही कह रहे हैं कि टीका हर व्यक्ति को लगवाना चाहिए। तो देखते हैं आगे की तरफ मित्रों, क्या और भी वैक्सीन आएगी मार्केट में? निश्चित रूप से और भी वैक्सीन आएगी। हां, अभी 2 ही वैक्सीन मार्केट में आई है। क्यों? क्योंकि इन्हीं का अनुसंधान परीक्षण जो 24 कैरेट सोना की तरह होता है, हो चुका है। किसी प्रकार का संदेह नहीं है, सरकार की गाइडलाइन के अनुसार आई है और शुरुआत टीकाकरण की हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे आए दिन सबसे पहले टीका कौन लगवा रहे हैं? डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, वो व्यक्ति लगवा रहे हैं जो इसके बारे में जानते हैं। तो हां, अभी बस 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है, जिसकी हम चर्चा बहुत विस्तार से पहले कर चुके हैं। दोनों विभागों के द्वारा, जो भारत देश की सुरक्षा के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार विभागों द्वारा किसको अभी मंजूरी दी है? कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को। अभी कई और वैक्सीन बन रही है जिनका ट्रायल इस समय मित्रों चल रहा है। जैसे जैसे ट्रायल पूरा होगा, उनका परीक्षण अच्छी तरह से हो जाएगा और जब साबित हो जाएगा कि अब यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, अनेक टीके आते जाएंगे और निश्चित रूप से आगे भविष्य में आपको सहूलियत मिलेगी और मूल्य में भी गिरावट आ सकती है। अब देखते हैं अगली बात, कैसे मिलेगी वैक्सीन लगाने की जानकारी? कैसे मिलेगी वैक्सीन लगवाने की जानकारी? बहुत महत्वपूर्ण बात। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहां? ऐप में, तो ऐप के डेटा में यह चेक होगा कि आप प्राथमिकता समूह में आते हैं या नहीं। स्वयं ऐप ये निर्णय करेगा कि आपको यह टीका कब लगना है। क्या आपको यह टीका अभी आवश्यकता है या आवश्यकता सबसे पहले किसको है? यह निर्णय कौन करेगा? ऐप स्वयं निर्णय करेगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ऐप के डेटा में यह चेक होगा कि आप प्राथमिकता समूह में आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो आपको एक मैसेज मिलेगा जिसमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आपको टीका कहां लगेगा, कब लगेगा, कितनी डोज लगेगी आदि की जानकारी स्वतः ही आपको ऐप द्वारा मिल जाएगी।
देखिए सरकार कितनी जिम्मेदार है, वो ब्रिलियंट लोग, वो इंटेलिजेंट लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, वो कितनी जवाबदेही से काम करते हैं। दोबारा सुनिए, आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपका डेटा जो होगा, उस प्राथमिकता समूह जो बनाया गया है कि आपको कब लगना चाहिए, स्वतः ही निर्णय वो करेंगे क्या आप इस समय पीड़ित है या फिर आपको अब लगना चाहिए या कुछ समय बाद लगना चाहिए। अगर आपको अभी यदि लगाने की आवश्यकता महसूस हुई किनको, उनको, तो निश्चित रूप से आपके पास मैसेज आया और उस मैसेज के माध्यम से आपको अपने आस और पास में, अपने अस्पतालों में जहां इसकी सुविधा है, वो स्थान आपको मिलेगा। स्थान के साथ आपको ये सुविधा मिलेगी कि वो टीका कब लगेगा, टीका कब लगेगा, उसकी कितनी डोज लगेगी, पहली डोज कब होगी, दूसरी डोज कब होगी। माय डियर, इस तरह की जानकारी सरकार आपको देगी। इसलिए आप सावधानी ये बरतें कि अपने मैसेज को ध्यान से पढ़कर और ये जो टीका का जो आपको निर्देश दिया जाएगा वैक्सीन लगवाने की जानकारी का, उसकी आप कृपा करके अवहेलना नहीं करें। अब एक बात जो आपके सामने इन दिनों में कुछ भ्रमित लोगों के द्वारा कभी कभार फैलाई जाती है कि टीका लगने से कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत सरकार, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें जो पूरी तरह जिम्मेदार होती है, जवाबदेही होती है, जब कंपनियों ने बहुत अनुसंधान रिसर्च के बाद जब ये टीका तैयार किया तभी जाकर के इसकी अनुमति मिली। इसलिए ध्यान रहे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक बात और आपको सुविधा दी जा रही है, यदि फिर भी कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद किसी भी प्रकार की असहजता हो, शरीर में डाउट हो, साइड इफेक्ट्स हो, तो ध्यान रहे रियल टाइम रिपोर्टिंग का प्रोविजन 3000 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रखा गया है। 24 घंटे दिन और रात आप कभी भी अपन की जो मामूली सी असहजता है, कोई मामूली सा आपको डिस्टर्ब महसूस होता है, साइड इफेक्ट्स जैसा लगता है, तो आपके लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदार लोग आपके लिए 24 घंटे कार्यरत हैं, 24 घंटे, और सॉफ्टवेयर के द्वारा ऑनलाइन कन्वर्सेशन आप बराबर कर सकते हैं। लगातार रात में 2 बजे, दिन में 2 बजे, अर्थात 24 घंटे आपके लिए हेल्पलाइन है सॉफ्टवेयर ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा। और प्रिय विद्यार्थियों, 24 घंटे यह सुविधा आपको उपलब्ध रहेगी। इसलिए ध्यान रहे, पूरा विश्व हिल चुका था, पूरा संसार ठहर चुका था, तमाम यातायात बंद हो चुका था, तमाम देश की सीमाएं ठहर चुकी थी, पूरे व्यक्ति लगभग 8 अरब व्यक्ति अपने घरों में कैद हो चुके थे। पूरे विश्व पर पहली बार इस प्रकार का संकट हमने देखा, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों ने, जो जिम्मेदारी समझते हैं, मानव जीवन को महान समझने वाले, उन्नति और तरक्की प्रगति करने वाले इंसानों ने, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अपने फर्ज को पूरा करते हुए, कंपनियों ने जवाबदेही निभाते हुए हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे जिन कर्मचारियों ने काम किया, उन्हें आप एक बार धन्यवाद अवश्य बोलें। और इस प्रकार के जो वीडियो आपके पास
समय समय पर मिलते हैं, उन्हें लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों से चर्चा करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इस टीका के बारे में अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और जो लोग इस दुनिया को नहीं जानते हैं, गरीबी बहुत है भारत में, सबके पास मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिनके पास जो सुविधा है वो मदद करें उनकी जिनके पास सुविधा से वंचित हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नवीन शानदार विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।